स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, शोम एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसमें हम लोगों ने इलास्टिक लिमिट, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन और हुक्स लॉ यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हुक्स लॉ को एक बार और डिफाइन कर देते हैं कि हुक्स लॉ किसे कहते हैं। उसके बाद आगे जब हम लोग चलेंगे तब और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैंने पिछले लेक्चर में बता ही दिया होगा कि इलास्टिक लिमिट किसे कहते हैं, मतलब प्रत्यास्थता सीमा किसे कहते हैं। तो हुक्स लॉ जो है ये क्या कहता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो हमारी इलास्टिक लिमिट है उसके अंदर क्या है, प्रतिबल तीव्रता, मतलब कि प्रतिबल तीव्रता विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल तीव्रता विकृति के समानुपाती होती है। इसको हम लोग उस तरीके से लिखें, प्रतिबल को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो इसको हम लोग हटाते हैं, बराबर जब लगाएंगे तो एक कांस्टेंट ई आ गया, और इस कांस्टेंट ई को हम लोग क्या कहेंगे, हुक कांस्टेंट, या इसी को हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, या इसी को हिंदी में यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग ई बराबर निकालें, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर निकालें तो स्ट्रेन नीचे आ जाएगा, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, ई यंग्स मॉडुलस आ गया। अब इसकी बात करें यूनिट की, तो स्ट्रेन का कोई मात्रक होता नहीं है, केवल मात्रक होता है स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का मात्रक होता नहीं, तो यही आपका यंग्स मॉडुलस का मात्रक भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। और जिन लोगों ने अभी हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, इलास्टिक लिमिट नहीं पता है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि इलास्टिक लिमिट किसे कहते हैं। तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने प्रीवियस लेक्चर की लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से अपना प्रीवियस लेक्चर देख के इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, जितना जो कुछ मटेरियल है सारा सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। इसी के आगे अगर हम लोग और बात करें तो E इज इक्वल टू, स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन, स्ट्रेन को हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसी को हम लोग लिख देंगे डेल एल अपॉन एल। यहाँ से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एल ऊपर चला आएगा और ए नीचे आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल एल। अगर हम लोग यहाँ से डेल एल की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, डेल एल इधर आ जाएगा और ई नीचे आ जाएगा, तो किसको क्या लिख देंगे, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। डेल एल क्या है, जहाँ पर चेंज इन लेंथ है। अगर हमारे पास कोई एक ये बार है और इस बार पर हम कोई लोड लगा दें, टेंसाइल लोड या कंप्रेसिव लोड, तो ये जो मान लीजिए टेंसाइल लोड लगाया तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई, इसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई यह डेल एल है। और ये फार्मूला से इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमें एफ का मान दिया होगा, इसकी लेंथ भी दी होगी,
और ये किस मटेरियल का है, उस मटेरियल के लिए हमें ई का मान दिया होगा, मतलब यंग्स मॉडुलस दिया होगा। और यंग्स मॉडुलस आपका अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ठीक। और इसका एरिया भी हम लोग निकाल सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें पता होंगी तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कि इस बार में इस एफ फोर्स लगने के कारण इसकी लेंथ में कितना एलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मतलब कितनी लंबाई में वृद्धि और कितना लंबाई में कमी हुई है। अगर संपीड़न फोर्स होगा मतलब कंप्रेसिव फोर्स होगा तो लंबाई में कमी, और टेंसाइल फोर्स होगा तो लंबाई में वृद्धि। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे बाकी जो भी हमारे लेक्चर है, पीडीएफ नोट्स है, वो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब बाकी आप लोग जो भी मेरे सोशल कांटेक्ट है सोशल मीडिया के, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, जितना भी जो कुछ है, यूट्यूब हो, सारा का सोशल मीडिया मैंने कांटेक्ट अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक। तो आप लोग वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी चलते हैं आगे। प्रतिबल और विकृति के आधार पर जो आपके जो स्थिरांक होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला यंग्स मॉडुलस, दूसरा आपका होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और तीसरा आपका होता है बल्क मॉडुलस। इनकी अगर हिंदी में बात करें तो यंग्स मॉडुलस की हिंदी होती है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यह है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसकी हिंदी होती है कर्तन मापांक। और ये जो तीसरा आपका आता है बल्क मॉडुलस, इसकी हिंदी होती है आयतन मापांक। अब एक एक करके समझते हैं यंग मापांक क्या है, कर्तन मापांक क्या है और आयतन मापांक क्या है। तो देखिए, जो हमारा यंग्स मॉडुलस है तो यह क्या कहता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, विद इन इलास्टिक लिमिट, जो प्रत्यास्थता सीमा है, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर आपका जो प्रतिबल है या प्रतिबल तीव्रता है, ठीक, प्रतिबल तीव्रता और उससे संबंधित विकृति, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल तीव्रता तथा उससे रिलेटेड जो विकृति होगी, इन दोनों के अनुपात को हम लोग यंग्स मॉडुलस कहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। ये हमारा क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस। इसी को हम थोड़ा सा और आगे लिख दें, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, ठीक। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी, इसको भी इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। कैसे, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो कर्तन प्रतिबल होगा,
मतलब शियर स्ट्रेस होगा वह आपका कर्तन प्रतिबल कर्तन विकृति दोनों के रेशियो के बराबर किसको कहेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कर्तन मापांक कर्तन प्रतिबल तथा उससे संबंधित कर्तन विकृति के अनुपात को कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल जी इज इक्वल टू कर्तन प्रतिबल। कर्तन प्रतिबल को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, फाई। फाई इज इक्वल टू किसके था, शियर स्ट्रेन के। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाई। फाई या ई एस जो भी आपको लिखना हो, बेसिकली यहाँ पे आप फाई लिख दीजिए। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, जी, मतलब कर्तन मापांक। अब बात करते हैं बल्क मॉडुलस मतलब आयतन मापांक की। आयतन मापांक को भी इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। कैसे, जैसे आयतन है तो आयतन हमारा क्या होता है, यदि हम इसकी बात करें क्यूब की, इस हम क्यूब की बात करें, ठीक, तो क्या आएगा, एल एल, सभी लंबाइयाँ बराबर हैं, या इसको आप ए भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ए क्यूब या एल क्यूब। ठीक, अब हम क्या करें, इसके सभी डायरेक्शन में, मतलब जितने भी प्लेन हैं सभी तलों पर क्या लगा दें, बल लगा दें। तो होगा क्या, जो हम बल लगा रहे हैं इस बल के कारण क्या आएगा, आयतन में विकृति होगी। ये जो हम लोगों ने स्ट्रेन पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन विकृति। जब हम लोग विकृति के प्रकार पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तब मैंने वहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बताया था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हमारी क्या थी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन थी। तो बल्क मॉडुलस किसे कहेंगे, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो सभी डायरेक्शन में बल लग रहा है, इसके कारण उत्पन्न प्रतिबल और इसके कारण उत्पन्न विकृति के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो क्या कहेंगे बल्क मॉडुलस को एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर सभी दिशाओं में लगाए गए बल के कारण उत्पन्न प्रतिबल तथा उससे उत्पन्न आयतन विकृति के अनुपात को हम लोग बल्क मॉडुलस या इसी को हिंदी में आयतन मापांक कहते हैं। इसको हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा स्ट्रेस कितना आएगा, अपॉन आयतन विकृति। तो इसको हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूं इतना सब क्लियर हो गया होगा। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो आपका पॉइजन रेशियो होता है वह पॉइजन रेशियो किसे कहते हैं। पॉइजन अनुपात, इसकी हिंदी भी यही होती है, पॉइजन रेशियो की हिंदी भी पॉइजन अनुपात ही होती है। तो अब देखते हैं पॉइजन रेशियो कहते किसे हैं। सपोज दैट हमने ये एक बार ले ली, मतलब छड़ ले लिया। अब हम इस छड़ पर जब हम टेंसाइल फोर्स लगाए,
अगर हम इस छड़ पर टेंसाइल फोर्स लगाएं तब क्या होगा, इसके लंबाई में, मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, यह L है। अब जब हमने टेंसाइल फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, मान लीजिए इतनी वृद्धि हो गई, यहाँ तक ये इतनी वृद्धि हो गई, ये कितनी है, डेल L। ठीक, अब जब हमने इस पर बल लगाया तो इसकी लंबाई में तो वृद्धि हुई, लेकिन इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, या इसका हम लोग व्यास कह सकते हैं, तो इसके व्यास में क्या होगी, कमी। मतलब इसकी जो ये वाली मोटाई है इसमें क्या आ जाएगी, कमी होगी। ठीक, लेकिन इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो रही होगी। मान लीजिए इसका डाया पहले D था, अब यह जो चेंजमेंट हुआ है ये कितना हो गया, डेल D। ठीक, तो अब देखिए इसकी लंबाई में तो वृद्धि हो गई, कितनी, डेल L, लेकिन इसके इधर अपोजिट साइड क्या हो रही है, कमी। मतलब कमी किस साइड हो रही है, हमने बल को इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन कमी बल के लंबवत दिशा में हो रही है। देखिए यहाँ पर बल हमने इस डायरेक्शन में लगाया और ये कमी किस डायरेक्शन में हो रही है, बल के लंबवत दिशा में हो रही है। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट, अवयव या बार या छड़ किसी पर भी बल लगाएं और बल की दिशा में जो विकृति होती है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं, लेकिन लगाए गए बल के लंबवत दिशा में जो विकृति होती है उसको हम लोग पार्श्व विकृति या लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो डेल L है यह आपकी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के कारण ये लंबाई में वृद्धि हो रही है, और यह जो डेल D है, ये जो डेल D कमी हो रही है, ये किसके कारण कमी हो रही है, लैटरल स्ट्रेन के कारण। तो जो पॉइजन रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो आपका लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दोनों का रेशियो होता है। मतलब जो आपका पॉइजन रेशियो है इसको हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, बात करें इसकी हिंदी में तो पॉइजन अनुपात पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइजन अनुपात। इसको हम लोग और आगे लिखें तो इसको हिंदी में लिख देते हैं पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति। पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब इसमें लैटरल स्ट्रेन ये यहाँ से उत्पन्न हो रही है, फोर्स के लगाए गए फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन मिलती है उसे हम लोग लैटरल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, और फोर्स की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन मिलती है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। इसका जो मान है म्यू, म्यू का अधिकतम मान 0.5, इसका म्यू का अधिकतम मान 0.5 होता है और न्यूनतम मान म्यू का 0 होता है। तो जो आपका पॉइजन रेशियो है इसका मान 0 से लेके 0.5 तक के बीच में वेरी करता है। ठीक, फिलहाल यह आप लोगों के सिलेबस में नहीं आता, ये आपसे सिलेबस से ऊपर है कि कौन से मटेरियल के लिए म्यू का मान कितना होता है, सिर्फ आप लोगों के लिए इतना पर्याप्त है। फिर आगे आपका आता है कि
ई, अभी जो हम लोगों ने कांस्टेंट निकाले हैं, ई, जी, के और म्यू, इन चारों में क्या क्या संबंध होते हैं। तो इन चारों में संबंध हम लोग जो पढ़ेंगे वो अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।